हम लोग पिछले आर्टिकल में सांद्रताओं के विषय में अध्ययन कर चुके थे। आज हमें पढ़ना था कि यदि किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव पदार्थ में घोल दिया जाए तो उस ठोस पदार्थ की द्रव पदार्थ में घुलनशीलता किन किन बातों पर निर्भर करती है, अर्थात हमें ठोसों की द्रव में घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ना था। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूं। हम लोगों को पढ़ना है ठोसों की द्रव में घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो ठोस पदार्थ की द्रव में घुलनशीलता को बढ़ा सकते हैं और कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो ठोस पदार्थ की द्रव में घुलनशीलता को कम भी कर सकता है। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, जब भी कभी किसी ठोस पदार्थ को किसी द्रव विलायक में घोला जाता है, पदार्थ घुलना प्रारंभ कर देता है। हाँ, ये बात एक अलग है कि कोई पदार्थ द्रव में ज्यादा मात्रा में घुल जाता है तो कोई पदार्थ द्रव में कम मात्रा में घुलता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं सभी पदार्थों की बात करता हूं तो ठोस विलेय पदार्थ द्रव विलायक पदार्थ में घुलता है, चाहे वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ही क्यों ना घुलता हो। तो हम लोगों को पढ़ना है कि यदि किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोला जाए तो ठोस पदार्थ की द्रव में घुलनशीलता को कैसे घटाया या कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जिससे हम ठोस पदार्थ की द्रव में घुलनशीलता को घटा या बढ़ा सकते हैं। उनमें से एक एक फैक्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिनमें से पहला फैक्टर अगर मैं देखता हूं तो है ठोस पदार्थ या विलायक पदार्थ और विलेय पदार्थ की प्रकृति। तो मैं चेक करता हूं कि कैसे विलेय पदार्थ होना चाहिए और किस प्रकार का विलायक पदार्थ होना चाहिए जिसमें विलेय पदार्थ विलायक पदार्थ में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घुल जाए। तो मैं चेक करता हूं पहले फैक्टर को या पहले कारक को, ठोस तथा विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति कि कैसा ठोस पदार्थ का नेचर होना चाहिए और वो ठोस पदार्थ जिस विलायक में घोला जाना चाहिए उस विलायक पदार्थ का भी नेचर कैसा होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहली बात है, अगर कोई ठोस पदार्थ अपने आप में आयनिक बंध बनाता है या कोई हम आयनिक यौगिक ले लेते हैं। अब आयनिक यौगिक क्या होते हैं? आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा बनाए जाते हैं। एक ऐसा यौगिक जिसे बनाने के लिए एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा परमाणु या दूसरे परमाणुओं का समूह उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। हम ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। आपने जनरली इन यौगिकों को ऐसे भी देखा होगा, जैसे मैं एक आयनिक यौगिक का एग्जांपल बताता हूं, NaCl। NaCl का बॉन्ड फॉर्मेशन तब होता है जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, निकाल देता है, और क्लोरीन उसी निकाले गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आयन बनाया है। हम ऐसे यौगिकों को आयनिक यौगिकों की श्रेणी में डालते हैं। तो आयनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है और ये आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और कोई दूसरा परमाणु उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। लेकिन अब हम लोग कैसे जाने कि कोई कंपाउंड आयनिक नेचर में बन पाएगा या कंपाउंड आयनिक नेचर में नहीं है। तो इस चीज को चेक करने के लिए मैं आपको कुछ नियम बता देता हूं कि एक आयनिक यौगिक कब प्राप्त होता है या कब तैयार होता है। तो बड़ा आसान सा चीज है, अगर आपने को कोई आयनिक यौगिक तैयार करना है या आपके सामने कोई यौगिक दिया गया है और आपको इस बात को चेक करना है कि दिया गया यौगिक आयनिक है या नहीं, तो आप आयनिक यौगिक की पहचान करते हो कुछ इस प्रकार से कि आयनिक यौगिक का निर्माण तब होता है जब कोई कंपाउंड धातु और अधातु के मध्य बनता है।
अगर कोई भी कंपाउंड धातु और अधातु के मध्य बना है तो वो यौगिक आयनिक होगा। अब धातु किसे कहते हैं? धातु कहते हैं हर उस एलिमेंट को जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जनरल सामान्य रूप से उनकी बाहरी कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन आता है, या दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तीन इलेक्ट्रॉन आते हैं। जनरल फॉर्म में अगर मैं देखता हूं तो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। हालांकि कुछ ऐसा भी मेटल है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 भी हो जाती है, लेकिन एक जनरल फॉर्म में मैं अगर देखता हूं तो धातु सारे के सारे वे एलिमेंट हो जाते हैं लगभग जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर या तो एक इलेक्ट्रॉन आता है, या दो इलेक्ट्रॉन आता है, या तीन इलेक्ट्रॉन आता है। जबकि अधातु वे एलिमेंट होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनकी बाहरी कक्षा में जनरली 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हालांकि अधातु उनको भी कहते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, लेकिन इस बात को भी जान लेना जरूरी है कि जिस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आखिरी कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, वे तत्व तो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अक्रिय तत्व होते हैं। इसलिए मैंने अक्रिय तत्वों का कोई वर्णन नहीं किया है। तो अब आप और समझ गए कि आयनिक यौगिक का निर्माण तब होता है जब एक एलिमेंट धातु हो और उसके साथ अटैच हुआ दूसरा एलिमेंट अधातु हो। तो धातु और अधातु के मध्य जो भी बॉन्ड बनकर तैयार होता है, हम ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं और ऐसे यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। अगर इस रूल को हम अपने कंपाउंड पर लगा के देखें तो मुझे मालूम है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। अब क्योंकि सोडियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, अतः ये क्या है? धातु। अगर मैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं, परमाणु क्रमांक क्लोरीन का होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,7। अब मैं इसको अगर चेक करता हूं क्लोरीन की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। मैं समझ गया इसी सिचुएशन से कि अगर 7 हैं तो हमारा एलिमेंट क्या है? अधातु। तो NaCl एक ऐसा कंपाउंड है जो धातु और अधातु से मिलकर बना है। क्योंकि धातु और धातु से मिलकर बना है, ये कंपाउंड आयनिक है। और आप इस बात को बहुत ध्यान रखिए कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जो आयनों में टूट सकते हैं, आयनिक कंपाउंड जो ठोस रूप में रहते हैं, ऐसे सारे के सारे यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। फिर मैं एक बार दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, जितने भी यौगिक एक तो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, दूसरा आयनिक बॉन्ड का निर्माण करते हैं, ऐसे सारे के सारे कंपाउंड जो है वो जल में घुलनशील होते हैं, जल में आसानी से घुल जाते हैं। हाँ, जल में घुलनशीलता को थोड़ा सा ऐसे क्लासिफाइड किया जा सकता है, अगर कोई एलिमेंट आयनों में टूटने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा केवल एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कहने का मेरे मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर केवल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा होना है। इस पूरे कंपाउंड में केवल एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा कंपाउंड जल में बहुत शीघ्रता से घुल जाया करता है। ऐसे कंपाउंड को जल में घुलने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, शीघ्रता से जल्द ही घुल जाया करता है। क्योंकि सोडियम को केवल एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के लिए ट्रांसफर करना था। एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाना बहुत सरल होता है, कम एनर्जी में भी एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को अपने से ट्रांसफर करके भेज सकता है और कम एनर्जी में ही दूसरा एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई कंपाउंड दूसरा आगे चेंज हो जाता है, जैसे मेरे पास एक कंपाउंड और है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसको, कलीचूना भी कहा जाता है। ये कंपाउंड भी जल में घुलता है, लेकिन इस कंपाउंड की जल में घुलनशीलता सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा कम है। उसका भी एक रीजन है। कैल्शियम ऑक्साइड ऐसा कंपाउंड है, जब इसको हम जल में घोलते हैं ये आयनों में ब्रेक होता है, Ca पर डबल प्लस चार्ज और O पर डबल माइनस चार्ज। उसका भी रीजन है, क्यों डबल माइनस चार्ज? Ca का परमाणु क्रमांक 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6।
अगर मैं इन दोनों को देखता हूं, कैल्शियम को और ऑक्सीजन को, तो मुझे ये पता चलता है कैल्शियम अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए और ऑक्सीजन अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और ऑक्सीजन उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, क्योंकि अब कैल्शियम को अपना आउटपुट पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना होगा, जिनमें से 1 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से त्याग सकता था, लेकिन जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए या निकालने के लिए इसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्योंकि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसलिए ये कंपाउंड धीमा खुलेगा और ऑक्सीजन को भी इधर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कुछ ज्यादा ही एनर्जी की आवश्यकता होगी, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता पदार्थ जल में घुलेगा नहीं, लेकिन पदार्थ की जल में घुलने की स्पीड या तीव्रता या स्पीड तेज नहीं रहेगी, स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी। और कैल्शियम ऑक्साइड एक ऐसा पदार्थ है जो जल में धीमे स्पीड से घुलेगा। तो मैं इस बात को दोबारा से रिपीट किए देता हूं कि वे कंपाउंड जो तो ठोस अवस्था में होते हैं और आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे सभी कंपाउंड जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन जो कंपाउंड जल में घुलनशील होता है, नोट कर लेने वाली बात यह है कि अगर कोई कंपाउंड ठोस अवस्था में है और वो जल में घुलनशील है, आयनिक बॉन्ड का निर्माण करता है, ऐसा कंपाउंड कार्बनिक विलायकों में कम घुलनशील होता है। अब कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? अकार्बनिक विलायक जल के रूप में हो गया, क्योंकि जल के फॉर्मूले में कार्बन पाया ही नहीं जाता। लेकिन अगर मैं कार्बनिक विलायक की बात करता हूं तो मेरे पास कार्बनिक विलायक में होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का विलायक है जिसमें बहुत सारे कंपाउंड घोले जा सकते हैं। क्योंकि क्लोरोफॉर्म में बहुत सारे कंपाउंड घोले जा सकते हैं, क्लोरोफॉर्म विलायक है। और एक ऐसा विलायक जो कार्बन को कंटेन करता है, कार्बनिक विलायक कहलाता है। मेरे पास अगर दूसरा विलायक अगर देखने की बात आ जाती है तो एक आता है ईथर। फॉर्मूला R2R होता है, जहां R एल्किल ग्रुप है और हम इन एल्किल ग्रुप के स्थान पर उसके फॉर्मूले को रखते हुए कई प्रकार के ईथर बना सकते हैं। जैसे मैं एक ईथर बना देता हूं, C2H5 मैंने रख दिया है R की जगह पर O, फिर से R की जगह पे मैंने C2H5 रख दिया है। इसको डाई एथिल ईथर कहते हैं। ये भी एक प्रकार का विलायक है, क्योंकि काफी केमिकल ऐसे हैं जो इस ईथर में घुल जाते हैं। ये विलायक है और क्योंकि विलायक में कार्बन प्रेजेंट है, हम इसे कार्बनिक विलायक कह सकते हैं। तो एल्कोहल, ईथर ऐसे पदार्थों को हम कार्बनिक विलायक कहते हैं। तो जिन कंपाउंड पर आयनिक बॉन्ड होगा वो जल में तो घुल सकते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों में वे कंपाउंड घुलने वाले नहीं है। तो घुलनशीलता, ठोस पदार्थ की घुलनशीलता इस बात पर भी डिपेंड करती है कि अगर कंपाउंड आयनिक है तो वो जल में घुल सकता है, अगर ठोस पदार्थ कंपाउंड आयनिक है तो वो फिर कार्बनिक विलायकों में घुलने वाला नहीं है। अभी ठोस पदार्थों की विलेयता का एक और नियम आता है। ठोस पदार्थों की विलेयता को अगर हम समझें तो मेरे पास एक नियम आता है ऐसा, जैसे मेरे पास एक फॉर्मूला आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने आयनों में ब्रेक नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ग्लूकोज के फॉर्मूले को लिखना स्टार्ट करूं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला कुछ इस टाइप का होता है, C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, COH सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, CHOH। 1 2 3 4 5 6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ये ठोस अवस्था में होता है और आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। लेकिन अगर हम देखें कि ग्लूकोज वो भी जल में घुल जाता है। शक्कर भी एक ऐसा ही कार्बोहाइड्रेट है जो आयनिक बॉन्ड का निर्माण नहीं करता लेकिन जल में घुल जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, वे ठोस पदार्थ भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो कंपाउंड भी जल में घुलनशील होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड आप ऐसे पहचान सकते हैं कि यदि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में से यदि कोई भी एटम डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड हो, चाहे वो फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो, चाहे वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो, अगर वो डायरेक्ट कनेक्ट है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। इस फॉर्मूले पर अगर मैं देखता हूं, ऑक्सीजन डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, ऑक्सीजन डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, और ये कनेक्शन एक जगह नहीं बल्कि कई जगह हमें देखने के लिए मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज के फॉर्मूले में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज के फॉर्मूले में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने के कारण ग्लूकोज जल में घुलनशील है। तो मुझे ठोस पदार्थ की दो ही ऐसी सिचुएशंस नजर आती हैं, दो ही ऐसी प्रकृति समझ में आती है जिसमें वो जल में घुलनशील है। पहला, वो आयनिक यौगिक होना चाहिए तो जल में घुल जाएगा। दूसरा, अगर वो आयनिक यौगिक ना हो तो वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो। अगर ये दो सिचुएशन आ जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में ठोस पदार्थ जल में घुलनशील है। और इन दो सिचुएशंस के अलावा अगर देखें कि कंपाउंड आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, वो जल में नहीं घुलने वाला, कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना पाता, वो भी जल में घुलने वाला नहीं है। और एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो कंपाउंड जल में नहीं घुल सकता, जिन कंपाउंड की जल में घुलनशीलता बहुत कम है या वो जल में नहीं घुलते हैं, ऐसे सारे के सारे कंपाउंड कार्बनिक विलायकों में जरूर घुलते हैं। तो जो कंपाउंड जल में नहीं घुला वे कंपाउंड कार्बनिक विलायकों के लिए रख देते हैं, तो हमें इसे तैयार करने में भी आसानी रहेगी। तो हम ठोस तथा विलायक की प्रकृति के बेसिस पर अगर देखते हैं तो दो ही कंपाउंड या दो ही प्रकार के कंपाउंड जल में घुलते हैं, एक वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड रखते हैं और एक दूसरा वो जो आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। और जो कंपाउंड हाइड्रोजन या आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड जल में नहीं घुलते, परंतु ऐसे कंपाउंड कार्बनिक विलायक, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्कोहल आदि में घुल जाया करते हैं। अब आता है कि अगर इसी में से मैं देख लेता हूं, क्या एथिल एल्कोहल, सॉरी एथिल एल्कोहल को नहीं रखते, वो द्रव अवस्था में आ जाता है, लेकिन हम केवल ठोस पदार्थों की बात करते हैं। पहला रीजन हो गया ठोस, पहला कारक हो गया कि ठोस पदार्थ की द्रव में घुलनशीलता किस किस बात पर निर्भर करती है। अब आते हैं सेकंड फैक्टर पर। अगर देखा जाए तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर या ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। अगर किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोलना हो तो ठोस पदार्थ को द्रव में घोलने पर उस पर ताप का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ताप बढ़ाने पर घुलनशीलता कम होगी या विलेयता कम होगी, या ताप बढ़ाने पर विलेयता का मान बढ़ेगा या घट जाएगा, इस बात को चेक करते हैं। तो अभी हमको इस बात को चेक करना है कि ताप के प्रभाव को पढ़ लेने से पहले यह बात भी जरूरी है कि हमें यह बात आ जानी चाहिए कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो आप इस बात को बड़ी आसानी से जान सकते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को पहले हम ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी की। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं कि जब हम इनको अभिक्रियाओं को पूर्ण करा रहे होते हैं, ये अभिक्रियाएं ऊष्मा देती हैं, अर्थात बर्तन को गर्म कर देती हैं, हीट जनरेट करती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। और जब भी कभी कोई अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी रही है और वो कंप्लीट हुई है, उस अभिक्रिया ने अपने आप को पूर्ण करने के दौरान एक हाई एनर्जी या लो एनर्जी प्रोड्यूस की है, उत्पन्न की है। और अगर मैं ऊष्माशोषी की बात कर लेता हूं, ऊष्माशोषी भी अभिक्रियाएं रही हैं। जब भी ये अभिक्रियाएं पूरी हुई हैं, इनको हमें ऊष्मा देनी पड़ी है। जब तक हमने ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्मा नहीं दिया है, अभिक्रियाएं पूर्ण नहीं हुई हैं। दोनों में अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं पूर्ण होने के दौरान ऊष्मा देती हैं, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं पूर्ण होने के दौरान ऊष्मा ले लेती हैं। अब ये दोनों अभिक्रियाएं अगर देखा जाए, इस बेसिस पर हम ताप के प्रभाव को पता करेंगे कि ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में कितना ज्यादा घुलेगा या कितना कम घुलेगा। अब मैं आपको एक नियम बता देता हूं कि अगर कोई भी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है
ऊष्माक्षेपी का मतलब है जैसे मेरे पास चूना है, अगर चूने के इस टुकड़े को मैं जल में मिला देता हूं, आप सभी ने इस बात का अध्ययन किया होगा कि जब भी चूने के टुकड़े को जल में घुला जाता है, जल गर्म होने लगता है और एक हाई एनर्जी को रिलीज करता है, एक काफी ज्यादा ऊर्जा हमें देने लगता है, क्योंकि चूना जल में घुलकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। मैं इसको देखते ही समझ गया कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और मैं इस बात को जानता हूं कि जब भी कभी किसी पदार्थ को विलायक में घोलने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी तो टेम्परेचर को बढ़ाने पर विलेय पदार्थ की जल में घुलनशीलता कम हो जाएगी। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को दोबारा कि यदि किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोलने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इस दशा में अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, इसे गर्म करने पर अभिक्रिया की स्पीड और भी कम हो जाने वाली है। तभी आपने इस बात का भी अनुभव किया होगा कि जब भी आपको चूने को जल में घोलना होता है, आप काफी समय पहले उसको जल में डाल देते हो, फिर वो 2, 4, 6 घंटे बाद जल में घुलकर तैयार होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि पहले पानी ठंडा रहता है, आपने जैसे ही चूने के टुकड़े को डाला, क्योंकि चूना अभी पानी में मिलकर ठंडा ही है, वो तेजी से घुलता है, लेकिन क्योंकि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, कुछ समय बाद ही अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जैसे ही अभिक्रिया का टेम्परेचर बढ़ता है, चूने की जल में घुलने की स्पीड धीमी पड़ जाती है, और जल में घुलने की स्पीड इतनी धीमी पड़ जाती है कि इसे जल में घुलने के लिए हमें 2, 4, 6 घंटे या 8 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को जल में घोला, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अगर है और ठोस पदार्थ को जल में घोल रहे हैं तो ताप बढ़ा देने पर ठोस पदार्थ की जल में घुलनशीलता कम हो जाती है। अब मैं बात कर लेता हूं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में होता क्या है, जस्ट अपोजिट। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम लोगों के जीवन में आता रहता है। अगर मेरे पास चीनी है और मैं उसको जल में घोलना चाहता हूं, तो जब मैं चीनी को जल में डालता हूं, मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि चीनी के जल में डालने पर और उसे घोलने पर अभिक्रिया का या पात्र का ताप थोड़ा सा कम हो गया है। हालांकि पात्र का या विलेय का टेम्परेचर इतनी कम अमाउंट में घटता है, वो हमें जल्दी से समझ में नहीं आता। इसका रीजन भी है कि अगर 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट भी जाता है विलयन का, तो वो 1-2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम थर्मामीटर की सहायता से तो नाप सकते हैं, लेकिन हम उसे छूकर इतने कम डिफरेंस को पहचान नहीं सकते हैं। अगर हम इसको पात्र को छू भी लेते हैं, चीनी को घोलते हुए, तो टेम्परेचर में अगर 1-2 डिग्री सेल्सियस की कमी भी आई है, वो कमी हम ऐसे पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि चीनी को जल में घोलने पर विलयन का टेम्परेचर कम होता है, अर्थात विलयन ऊष्मा ले लेता है, और जब विलयन ऊष्मा ले लेता है, इसका मतलब अभिक्रिया हो गई ऊष्मा शोषी। अब क्योंकि ऊष्मा शोषी है, रूल अपोजिट चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, चीनी की जल में विलेयता उतनी ही अधिक होनी है। हाई टेम्परेचर पर चीनी की ज्यादा मात्रा जल में घुल जाएगी और लो टेम्परेचर पर चीनी की कम मात्रा जल में घुलेगी। मैं इस लाइन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई भी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है या किसी पदार्थ को आप जल में घोलते हैं और वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया दिखाता है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया दिखाने की दशा में टेम्परेचर बढ़ा देने पर विलेय पदार्थ की विलायक में घुलनशीलता बढ़ जाती है या विलेयता बढ़ जाती है। यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि चीनी को जब भी जल में घोला जाता है और आपको ऐसा महसूस करना होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीनी को घोलते हैं। आपने देखा होगा चीनी के घोल को बर्तन पर रखकर गर्म किया जाता है। आप जितना ही चीनी के घोल को गर्म करते हो, चीनी की उतनी ही ज्यादा मात्रा जल में घुलती रहती है। वो भी क्यों घुलती रहती है? क्योंकि चीनी की जल में घुलने की अभिक्रिया कैसी है? ऊष्मा शोषी। लेकिन अगर आप चीनी के घोल के टेम्परेचर को कम कर देते हैं
तो टेम्परेचर के कम कर देने पर चीनी की घुलनशीलता भी कम हो जाती है। इसलिए कभी पानी या जल को ठंडा लेकर उसमें चीनी को घोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम ठंडे जल में चीनी को घोलते हैं, ऐसी सिचुएशन में चीनी अधिक मात्रा में जल में घुलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टेम्परेचर के इफेक्ट को देख लिया। लेकिन अब बात आ जाती है कि हम इस बात को कैसे पहचानें कि कौन सा कंपाउंड ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा कंपाउंड ऊष्माशोषीय अभिक्रिया रिप्रेजेंट करेगा। तो इस बात को एक अंदाजे के तौर पे चेक कर सकते हैं। वैसे ये पूरे के पूरे कंपाउंड्स के लिए लागू तो नहीं होता नियम, लेकिन हाँ, इससे ज्यादातर कंपाउंड पे ये नियम लागू हो जाता है। नियम क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जो प्रकृति में अम्लीय है या प्रकृति में क्षारीय है, फिर ध्यान रखिएगा, अगर कोई कंपाउंड प्रकृति में अम्लीय है, अम्लीय या कंपाउंड प्रकृति में क्षारीय है, तो इस अम्लीय या क्षारीय कंपाउंड को जब भी हम जल में घोलेंगे, वो जल में घुलकर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। कैसे अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा? मेरे पास एक कंपाउंड है Na2CO3, Na2CO3 जो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, और अगर इसकी प्रकृति देखी जाए तो इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। सोडियम कार्बोनेट को जब भी आप जल में घोलोगे, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया रिप्रेजेंट करेगा। सोडियम कार्बोनेट अगर इस पे 10H2O को ऐड कर लिया जाए, इसको धावन सोडा भी कहते हैं। आप कभी हाथ पर जल को लीजिए, उसमें धावन सोडे को मिलाइए, आप इस बात का अनुभव करोगे कि वो विलयन जो है वो अब गर्म हो गया है। इसका मतलब धावन सोडे को जल में अगर घोला जाए, ऐसी सिचुएशन पे वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर हाँ, एक और चीज है सर जी, हम किसी पदार्थ की प्रकृति का निर्धारण कैसे करें? मुझे ये पता हो गया अम्लीय क्षारीय प्रकृति वाले कंपाउंड जल में घुलकर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया करते हैं, लेकिन मेरे सामने एक कंपाउंड लिखा है, हम ये तक नहीं जानते कि अभिक्रिया में दिया गया जो कंपाउंड है ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा। तो किसी भी कंपाउंड की प्रकृति को जानने के लिए, कंपाउंड अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, हम उसे जल में घोल लेते हैं। कोई भी कंपाउंड आपको बस देखा दिया जाए, आप उसको देखकर आसानी से जान सकते हैं। तो हमें सोडियम कार्बोनेट का नेचर जानना था। सोडियम कार्बोनेट के नेचर में को जानने के लिए हमने सबसे पहले इस कंपाउंड को काहे पर घोल लिया? जल में घोल लिया। अब अगर आप चाहें तो जल का सूत्र H2O होता है। आप जल के सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, HOH। H2O भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, HOH लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं इन कंपाउंड से कि सोडियम कार्बोनेट जल में घुलकर क्या बनाता है? अम्ल या क्षार। क्योंकि अगर अम्ल या क्षार बनाएगा तो वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं इसको देखता हूं, सबसे पहले मैं सोडियम को चेक करता हूं, तो सोडियम Na2 लिखा हुआ है। वैसे सोडियम का पॉजिटिव चार्ज अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है। एक सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो इस पूरे सोडियम के दो एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो गया डबल। और अगर सोडियम के पूरे एटम पर या दोनों एटम पर अगर टोटल चार्ज देखा जाए तो दो पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बोनेट पर भी दो नेगेटिव चार्ज ही होगा, तभी वो चार्ज को बैलेंस कर सकता है। अब मैं जल की बात कर लेता हूं, तो जल को सबको पता है H पर प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज होता है। कंपाउंड को बनाने का तरीका क्या है? इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ मैच करवा देंगे, इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ मैच करेगा। सोडियम डबल प्लस रखता है, हमको डबल माइनस यहां पर बनाकर तैयार करना होगा। एक सोडियम एक प्लस, दो सोडियम दो प्लस, वैसे ही एक OH अगर एक माइनस रखता है तो दो OH दो माइनस रखेंगे। इस प्रकार से हमें OH कितने पर करने पड़ेंगे? दो। तो मैंने दो का ऐसा गुना किया है कि दो का गुना H पर भी रहेगा और दो का गुना OH पे भी रहेगा। दो सोडियम दो OH से क्रिया करके बनाने वाले हैं 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा तो बनाकर तैयार करेगा H2CO3। अगर मैं समझ गया इस बात को, सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर हमें दो कंपाउंड मिलते हैं, H2CO3 एंड NaOH। NaOH की बात की जाए, ये प्रबल क्षार है।
H2CO3 की बात की जाए, ये दुर्बल अम्ल है। इसका मतलब है सोडियम कार्बोनेट एक नहीं बल्कि एक अम्ल और एक क्षार का कॉम्बिनेशन है, जिसमें से क्षार प्रबल होता है और अम्ल दुर्बल होता है। क्योंकि अम्ल दुर्बल है और क्षार प्रबल है, दुर्बल प्रकृति समाप्त हो जाएगी, हमें केवल कौन सी प्रकृति माननी है? प्रबल प्रकृति, क्योंकि इसकी प्रबल क्षार की क्षारीयता प्रबल है, इसलिए मैंने मान लिया कि ये कंपाउंड प्रकृति में कैसा है? क्षारीय। अगर कंपाउंड प्रकृति में क्षारीय है तो कौन से विक्रिया करेगा? ऊष्मा क्षेपी। हाँ, इसकी जगह पर अगर मैं किसी दूसरे कंपाउंड की बात कर लेता हूं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, या मेरे पास एक और कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड की ही बात करते हैं NaCl। अगर मुझे पूछे ये प्रकृति में कैसा होता है? अम्लीय क्षारीय, हम इसको भी जल में घोलेंगे, 4 प्लस माइनस Na रिएक्शन करेगा OH से तो बना लेगा NaOH, H रिएक्शन करेगा Cl से बना लेगा HCl, प्रबल क्षार प्रबल, क्योंकि दोनों प्रबल हैं। ये ऊष्मा क्षेपीय, क्योंकि दोनों प्रबल है, ना तो ये अम्ल का निर्माण कर पाएगा और ना ये क्षार का निर्माण करेगा। ऐसा कंपाउंड प्रकृति में उदासीन होगा, और जो कंपाउंड उदासीन होंगे वो ऊष्मा शोषीय विक्रियाएं करेंगे। तो मुझे इस बात को ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड प्रकृति में अम्लीय क्षारीय होते हैं, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया दिखाते हैं और ताप बढ़ाने पर जल में घुलनशीलता उनकी कम हो जाती है। परंतु जो कंपाउंड प्रकृति में या नेचर में उदासीन होते हैं, ऐसे कंपाउंड जल में घुलकर ऊष्मा शोषीय विक्रिया रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कंपाउंड ऊष्मा शोषीय विक्रिया को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ऐसे कंपाउंडों के ताप बढ़ा देने पर जल में घुलनशीलता भी बढ़ जाया करती है। तो मैंने ठोस पदार्थ की टेम्परेचर के बेसिस पर उसकी जल में घुलनशीलता का अध्ययन किया। अगर मैं इसके बाद बात करता हूं आगे की ओर, तो आता है इफेक्ट दाब का, कि किसी भी ठोस पदार्थ को अगर द्रव पदार्थ में डाला जाए और उसे घोला जाए तो प्रेशर का क्या इफेक्ट आता है। तो मैं नेक्स्ट इफेक्ट अगर देखता हूं तो मेरे पास इफेक्ट है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव का मतलब है, अगर मेरे पास कोई लिक्विड सब्सटेंस है, द्रव अवस्था में पदार्थ है, और इस द्रव अवस्था में पाए गए पदार्थ में मैंने एक ठोस पदार्थ को डाल रखा है, तो वो ठोस पदार्थ जल में घुलेगा, कम मात्रा में घुले, ज्यादा मात्रा में घुले। लेकिन अगर मैं किसी पिस्टन के थ्रू उस पर नीचे की ओर प्रेशर लगा देता हूं, दाब लगा देता हूं, तो दाब बढ़ा देने पर ठोस पदार्थ की जल में घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है कि अगर आप ठोस पदार्थ को किसी द्रव पदार्थ में घोलते हैं और उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो ठोस पदार्थ की द्रव में घुलनशीलता पर प्रेशर का, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखने योग्य है कि अगर किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोला जाए और उस ठोस पदार्थ को द्रव में घोलते हुए उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए, तो क्या दाब का कोई प्रभाव उस ठोस पदार्थ की द्रव में घुलनशीलता पर पड़ता है? तो ऐसी स्थिति पर ठोस पदार्थ की द्रव में घुलनशीलता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में घुल सकता है, इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम लोगों ने लगभग जितने भी प्रकार से, जितने भी कारक थे, जितने भी फैक्टर थे ठोस की द्रव में घुलनशीलता के, वे सारे फैक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अगर हम आगे देखते हैं तो मेरे कोर्स में केवल ठोस पदार्थ की ही द्रव में घुलनशीलता का ठोस पदार्थों की ही द्रव में घुलनशीलता का अध्ययन नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ गैसीय पदार्थों को भी द्रव में घोलने का अध्ययन किया गया है कि अगर किसी गैस पदार्थ को द्रव में घोलते हैं, कि कोई भी हमारे पास गैसीय पदार्थ है, अगर हम उसको द्रव में घोलते हैं तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जिसे कम या ज्यादा कर देने पर गैस की ज्यादा मात्रा द्रव में घुल जाती है या गैस की कम मात्रा द्रव में घुलती है। अर्थात हमें आगे पढ़ना होगा कि गैसों की द्रव में घुलनशीलता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अगर हम किसी गैस को द्रव में घोलें और
उन फैक्टर्स के मान घटा बढ़ा दे, ताप बढ़ा दे, द्रव घटा दे, ऐसी सिचुएशन पर कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो गैसों की द्रव में घुलनशीलता को बढ़ा भी सकते हैं और गैसों की द्रव में घुलनशीलता को घटा भी सकते हैं। तो ऐसे ही फैक्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। अगर मैं चलता हूं तो ऐसे फैक्टरों में सबसे पहली बात आती है ताप का प्रभाव, कि अगर कोई गैस द्रव में घुल रही हो उसमें टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आता है। तो हम लोग इस बात को भी कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। सबसे पहले तो इस बात को पता करते हैं कि कोई गैस जब द्रव में घुलती है तो वो किस प्रकार से गैस द्रव में जाती है और वहां किस प्रकार का इंटरचेंज या किस प्रकार का चेंज अपने आप में लाती है। तो इस चीज को यहां देखते हैं। मेरे पास एक द्रव पदार्थ से भरा हुआ पात्र है। अब हम इस पे किसी गैस को घोलना चाहते हैं, तो मैं जब भी इसी पे किसी गैस को अप्लाई करूंगा, अभी गैस के पार्टिकल द्रव की सतह के कहां है, ऊपर। हालांकि गैसेस पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर मैं इतने छोटे गैसेस के पार्टिकल बना दूंगा जो दिखाई नहीं पड़ेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो अभी द्रव इस लेवल से नीचे भरा हुआ है और गैस उस लेवल के ऊपर है। जब तक द्रव की सतह के ऊपर गैस के पार्टिकल हैं, हम ये कहते रहेंगे कि अभी गैस की कोई भी मात्रा द्रव में घुली नहीं। द्रव में कब घुलेगी, जो वह इस लेयर को, द्रव की इस परत को पार करके कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति पर मैं देखता हूं कि अगर गैस का पार्टिकल द्रव की सतह को पार करते हुए द्रव के अंदर आ जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द्रव के मॉलिक्यूल अपने बीच में थोड़ा रिक्त स्थान बनाते हैं और उन रिक्त स्थानों पर गैसेस पार्टिकल को अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि हम इस बात को जानते भी हैं कि गैस के अणुओं के बीच में या द्रव के अणुओं के बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है। द्रव के अणुओं के बीच में ज्यादा रिक्त स्थान तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। द्रव अपने उस रिक्त स्थान में अगर गैस के अणुओं को रख लेता है, अगर गैस के अणुओं को रख लेता है, तो हम ऐसी सिचुएशन पे ये कहेंगे कि अब गैस के कण द्रव पर घुल गए हैं या गैस द्रव में घुलनशील है। जितने ज्यादा गैसीय कण द्रव के अंदर पहुंच जाएंगे, गैस की द्रव में घुलनशीलता उतनी ही ज्यादा है। जितने कम गैस के अणु द्रव की सतह के अंदर जाएंगे, हम कहेंगे उस द्रव में गैस की घुलनशीलता उतनी ही कम है। तो मुझे अगर एक बात पता चलती है, अगर गैस के ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल द्रव के अंदर आ जाते हैं, गैस की द्रव में घुलनशीलता अधिक। गैस के कम से कम पार्टिकल द्रव के अंदर आते हैं, गैस की द्रव में घुलनशीलता कम। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि कोई भी गैस जब द्रव में घुलती है तो गैस की द्रव में घुलनशीलता किस प्रकार की होती है। गैसीय पार्टिकल द्रव की सरफेस को पार करके द्रव के बीच, द्रव के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान होता है वहां अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, और जितने ज्यादा गैसेस पार्टिकल द्रव के अणुओं के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में जगह ग्रहण कर लेंगे, हम ऐसा मानेंगे कि गैस की द्रव में घुलनशीलता उतनी ही अधिक है। अब हम अपने इफेक्ट पर आ जाते हैं कि गैसों की द्रव में घुलनशीलता को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है। तो मैं इसको अगर इस बार स्टार्ट करता हूं तो पहला इफेक्ट है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव कि अगर हम किसी भी गैस को द्रव में घुलते हैं या घुलना चाहते हैं और हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं या टेम्परेचर को घटा देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पे गैस की द्रव में घुलनशीलता पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इस बात को कुछ ऐसे समझते हैं कि हमने मान लिया कि कोई गैस है जिसके बहुत सारे पार्टिकल, ऐसा मान लेते हैं 100 पार्टिकल, 100 कण उस जल में घुले हुए हैं। 100 पार्टिकल को जल में घोला गया है। अगर मैं इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर आपने इस बात को भी पढ़ा होगा गैसीय अवस्था चैप्टर पे, E इज प्रोपोर्शनल टू T। अगर आप किसी भी गैसीय कण के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उस गैसीय कण की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब गैसीय कण की गतिज ऊर्जा का मतलब यह है उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा का मतलब है स्पीड बढ़ेगी। इसी प्रकार अगर हम इस विलयन के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो विलयन के टेम्परेचर को बढ़ाने पर द्रव के अणुओं का भी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी।
और विलयन का टेम्परेचर बढ़ा देने पर गैस के अणुओं की भी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो जब द्रव के अणुओं और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो द्रव के अणु गैस के अणुओं का वेग तेज हो जाएगा, वो तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गति करने लगेंगे। और जब तेजी से स्थान से गति करने लगेंगे या एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, अभी गैस के अणुओं में क्या था, गैस के अणुओं में एनर्जी तो थी लेकिन इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो द्रव के पृष्ठ तनाव को पार करके पृष्ठ तनाव से बाहर निकल जाए। लेकिन अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, गैस के अणुओं की ऊर्जा बढ़ गई है, और जैसे ही गैस के अणुओं की ऊर्जा बढ़ गई है, वो द्रव के पृष्ठ तनाव को पार करते हुए द्रव की सतह से बाहर निकल जाते हैं। अब अगर आप सोचिए, अगर मैंने इसको टेम्परेचर दिया और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से गैस के अणु द्रव की सतह से ऊपर निकल गए, तो अब तो द्रव के अंदर घुले हुए अणुओं की संख्या कम हो जाएगी। मैं मान लेता हूं अब गैस द्रव के अंदर घुले हुए गैस के अणुओं की संख्या बची है 70। तो जब टेम्परेचर कम था, कितने अणु घुले थे? 100। अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, अब गैस के कितने अणु जल के अंदर है? 70। इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ा देने पर अणुओं की संख्या कैसी हो गई है? कम। अगर अणुओं की संख्या कम हो गई है तो मैं क्या कह सकता हूं, जब टेम्परेचर कम था ज्यादा अणु गैस में घुले, द्रव में घुले थे, लेकिन जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया अब गैस के कम अणु जल में घुले हैं, क्योंकि 30 अणु जो जल के गैस के थे वो अब जल से बाहर जा चुके हैं। तो इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं कि जब भी मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, गैस के काफी ज्यादा अणु होते हैं वो द्रव को बाद से बाहर निकल जाएंगे। अगर गैस के अणु द्रव से बाहर निकल गए तो गैस की द्रव में घुलनशीलता कैसी हो गई? कम। तो इस इफेक्ट को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर कभी किसी गैसीय विलयन अगर किसी गैस को द्रव में घोलकर बनाए गए विलयन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या ताप में वृद्धि कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन पर ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में घुलनशीलता कम हो जाती है। अगर जनरली हम अपने यहाँ एग्जाम्पल इसका अगर देखें तो हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक क्या है? कोल्ड ड्रिंक है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के छोटे छोटे कण जल में घोल दिए जाते हैं, जनरली हम इसी को कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। हालांकि उसमें कुछ अलग की चीजें, कलर, फ्लेवर, शुगर, इस टाइप से कई चीजें मिला दी जाती हैं, लेकिन अगर मैं मुख्य रूप से देखता हूं तो कोल्ड ड्रिंक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के छोटे छोटे कण जल के अंदर घुले रहते हैं। आपने देखा होगा हमेशा इसको ठंडा करके ही पीते हैं, क्योंकि अगर इसको गर्म करके पिएंगे तो गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे पार्टिकल जो होंगे वो उस कोल्ड ड्रिंक के द्रव से बाहर निकल जाएंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल कोल्ड ड्रिंक के द्रव से बाहर निकल गए तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो जाएगी और उसका स्वाद भी अच्छा मिलने वाला नहीं। ठंडा करने से अपोजिट नेचर आता है। अगर गर्म कर देने से गैस की द्रव में घुलनशीलता कम होती है तो ठंडा करने से गैस की द्रव में घुलनशीलता बढ़ जाती है, और ठंडा करने से गैस की द्रव में घुलनशीलता बढ़ जाती है। इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक को हमेशा ठंडा करके बेचते हैं कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक को ठंडा रखेंगे तो गैस की द्रव में घुलनशीलता ज्यादा रहेगी, और जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट गैस की उस कोल्ड ड्रिंक में घुली रहेगी उसका स्वाद भी बेटर रहेगा और अपना काम भी बन जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, किसी भी गैस को जब आप द्रव में घोलते हैं, ऐसी स्थिति पर आप अगर गैसीय विलयन का या उस विलयन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो गैस की द्रव में घुलनशीलता कम हो जाएगी, और टेम्परेचर को अगर घटा देते हैं तो गैस की द्रव में घुलनशीलता ज्यादा हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। तो ये हो गया ताप का प्रभाव। एक और इफेक्ट लास्ट में बचता है, अगर मैं देख लेता हूं, ये इफेक्ट है गैस की प्रकृति का प्रभाव। गैस की प्रकृति का प्रभाव। अब ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि कौन सी गैस जल में घुलेगी और कौन सी गैस कौन से कंपाउंड पर नहीं घुलेगी। तो मुझे गैस की अगर प्रकृति मालूम है तो मैं ये बता सकता हूं आसानी से ये गैस द्रव में घुलने वाली है या घुलने वाली नहीं है। अभी मैं विलायक के रूप में जल को मान के चलता हूं।
कि हमें जितनी भी गैसें हैं वो ये पता करना है कि वो जल में घुलती हैं या नहीं घुलती हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, वे गैसें जो जल में घुलकर आयनों में ब्रेक हो जाती हैं, ऐसी गैसें जो जल में घुलकर आयन बना लेती हैं, वे सारी की सारी गैसें जल में घुलनशील होंगी। हाँ, ध्यान रखने वाली बात एक और है कि वे गैसें जो जल में घुलकर ऐसे कंपाउंड बनाती हैं कि वे कंपाउंड भी आयन में टूट जाते हैं। हम केवल ऐसी गैसों को जल में घोल सकते हैं, अन्य किसी भी गैस को जल में घोला नहीं जा सकता है। या चेक करते हैं इस चीज को, जैसे मेरे पास एक गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत बच्चों के मन में ऐसा क्वेश्चन होता है HCl जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नहीं बेटा, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। HCl जो है वो सामान्य ताप पर अगर देखा जाए गैस अवस्था में रहता है, लेकिन अगर इसी हाइड्रोजन क्लोराइड को मैं जल में घोल देता हूं तो हाइड्रोजन क्लोराइड जल में घुलकर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयन क्रिएट करता है एक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हुए, और क्लोरीन निगेटिव आयन निर्माण करता है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हुए। क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड एक ऐसी गैस है जो जल में घुलकर AQ का मतलब है जल में घुलकर, जो जल में घुलकर अपने आयनों में टूट जाता है। मैं जानता हूं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो जल में घुलनशील है, आसानी से उसे जल में घुला जा सकता है। अगर मैं दूसरी गैसों की बात करता हूं, जैसे मेरे पास एक गैस आ जाती है अमोनिया। अमोनिया गैस को जल में अगर मैं घोलता हूं, अमोनिया गैस जल में घुलकर डायरेक्टली तो आयनों में नहीं टूटती है, लेकिन हाँ, अमोनिया गैस को अगर जल में घोला जाए तो अमोनिया गैस जल में घुलकर एक कंपाउंड बनाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसे हाइड्रोक्लोराइड गैस जल में घुलकर सीधे आयनों में टूट गई थी, ऐसा नहीं रहता। अमोनिया गैस जल में घुलकर पहले एक कंपाउंड बनाएगी, और जब अमोनिया गैस वो कंपाउंड बना लेगी, अब वो कंपाउंड जल में जब घुलेगा या जल के कांटेक्ट में आएगा तब वो अपने आयनों में टूट जाएगा, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाएगा। क्योंकि अमोनिया गैस सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, फिर आयनों में टूटती है। अमोनिया गैस भी जल में घुलनशील है। सेम यही तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जल में घोलता हूं, सबसे पहले इसको और इसको जोड़ लेते हैं आपस में। जोड़ने से बनने वाला है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अब ये कार्बोनिक अम्ल जल में घुलकर आयनों में टूट सकता है। कार्बोनिक अम्ल जल में घुलकर आयनों में टूटता है हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट पर निगेटिव आयन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बना रही थी और तब आयनों में टूट रही थी। हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जल में घुलनशील है। लेकिन जो गैसें इस प्रकार के बिहेवियर को शो नहीं करती हैं, ऐसी गैसें जल में अघुलनशील होती हैं। तो हम लोगों ने गैसों की प्रकृति के बेसिस पर भी जल में घुलनशीलता को पढ़ा कि जो कंपाउंड या जो गैसें जल में घुलकर आयनों में टूटती हैं या जल में घुलकर ऐसे यौगिक का निर्माण करती हैं जो आयनों में टूट सकते हैं, जल में घुलनशील गैसें हैं। अन्य इसके अलावा जितनी भी गैसें पाई जाती हैं वो जल में अघुलनशील होती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए गैस की प्रकृति के बाद आता है दाब का प्रभाव, क्योंकि दाब के प्रभाव में हिनरी का नियम है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कल। धन्यवाद।